So, welcome back, class. Today we'll start the pre-fertilization events in female reproductive part. So, आपको दिमाग में होगा जो हमने लास्ट क्लास किया. So, we were doing sexual reproduction in flowering plants. तो एक छोटा सा जिस्ट देती हूँ. हमारे पास है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. We have fertilization and then we have post fertilization events. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखे, क्या डिविजन्स हुआ वो देखा, और मेल गमीट फॉर्मेशन तक हमने लास्ट क्लास बात किया. मेल गमीट फॉर्मेशन देखा, फिर पॉलन वायबिलिटी, पॉलन ट्यूब, पॉलन एलर्जी, पॉलन टैबलेट्स, इन चीज़ों पर हमने लास्ट क्लास एंड किया. आज स्टार्ट करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो ये है हमारा फ्लावर. फ्लावर में दिस इज द फीमेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट. सो टेकिंग आउट और मैग्नीफाइंग द फीमेल पार्ट, ये है हमारा एक पिस्टल, जिसे हम कह सकते हैं कार्पल. And the word of pistil is called gynoecium. इस पिस्टल में क्या क्या पार्ट्स हैं? तो पिस्टल में हमारे पास है सबसे ऊपर एक स्टेज लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा. स्टिग्मा के बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल, एंड द मोस्ट बल्ज्ड पोर्शन, बिल्कुल ओवल शेप का, that is called ovary. Stigma and style, they have role in pollination and post fertilization, but before that we will be magnifying this ovary part. Before we magnify ovary, हम बात करते हैं कि पिस्टल कितने हो सकते हैं. तो there are few species जिसमें एक पिस्टल है, उसे हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी. कार्पलरी वर्ड आया कार्पल से, मोनो मीन्स सिंगल. बहुत सारे हुए उसे बोलेंगे पॉलीकार्पलरी. मोनोकार्पलरी जिसमें सिर्फ एक ही पिस्टल मिलेगा. पॉलीकार्पलरी जिसमें हमें मोर देन वन पिस्टल मिलेंगे. अब अगर पॉलीकार्पलरी की बात करें तो जितने जो बहुत सारे पिस्टल्स हैं, या तो वो हमें फ्यूज्ड कंडीशन में मिलेंगे या वो हमें फ्री कंडीशन में मिलेंगे. फ्यूज्ड कंडीशन मतलब जितने भी कार्पल्स हैं वो एक पोजीशन पे सारे के सारे फ्यूज हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड सिनकार्पस. दिस इज कॉल्ड सिनकार्पस. और जो फ्री हैं उन्हें हम कहते हैं एपोकार्पस. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है. सिनकार्पस का हमारे पास एग्जाम्पल है पैपेवर, और एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइचेलिया. नाउ कमिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल अगेन. तो ये हमारा पिस्टल है. इस पिस्टल में ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी. वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट स्टिग्मा एंड स्टाइल राइट नाउ. हम ओवरी पे कंसर्न रखते हैं. ये है ओवरी, नॉट क्लोज्ड, ऐसा. ओवरी के अंदर हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड ओव्यूल.
एंड इस ओव्यूल का अटैचमेंट है बहुत ही अच्छा ओवरी के साथ थ्रू placenta, and the stalk which connects ovary to the ovule is called funicle. ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो ओवरी को ओव्यूल से कनेक्ट करके रख रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल, राइट. और जहां पर ये जो प्लेस है जहां फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच हो रहा, दिस इज कॉल्ड हाइलम. ये हाइलम वो स्ट्रक्चर है जो हमें सीड तक कंटिन्यूड मिलेगा. नेक्स्ट, नाउ आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट याद है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने जिक्र किया था माइक्रोस्पोरांजियम का. माइक्रोस्पोरांजियम क्या है? तो माइक्रोस्पोरांजियम जिसमें माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे. We have a megasporangium here. मेगा वर्ड हम यूज करेंगे फीमेल के लिए, तो फीमेल में स्पोर का नाम होगा मेगास्पोर, फीमेल में स्पोर फॉर्मेशन का नाम होगा मेगास्पोरोजेनेसिस. दिस ओव्यूल इज कॉल्ड मेगा स्पोरांजियम. अब आते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर. जब हमें पता है कि ओव्यूल ही हमारा हीरो है फिलहाल, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल. ओव्यूल इज द मेगास्पोरांजियम. तो मेगास्पोरांजियम हमने बोला मतलब इसके अंदर सेल्स होंगे जो मेगास्पोर बनाने के लिए काम आएंगे. तो वी हैव सर्टेन स्ट्रक्चर्स ओवर हियर. ये तो है फ्यूनिकल, दिस इज हाइलम. इसके अलावा सो द अदर स्ट्रक्चर्स आर, दीज आर द टू प्रोटेक्टिव ऑनवेलोप्स. ये प्रोटेक्टिव ऑनवेलोप है जो फर्दर ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो के टाइम पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. दीज टू प्रोटेक्टिव ऑनवेलोप्स आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स. इट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स. क्लियर? अंदर में आते हैं तो वी हैव, जैसे हमारे पास मेगास्पोरांजियम में वो सेल्स से फिल्ड अप था, दो सेल्स वर नोन एज स्पोरोजेनस टिश्यू, जो जिनका प्लॉइडी क्या होगा, 2n होगा. वैसे यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे सेल्स होंगे. दीज सेल्स आर कॉल्ड, अगेन वी हैव स्पोरोजेनस टिश्यू. So these are the sporogenous cells. Among these sporogenous cell, अब डिफरेंस कहाँ आते हैं हम मेल और फीमेल में? तो मेल में हमारा एम होता है जो स्पोर फॉर्मेशन है, गमीट फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा हो. ड्यू टू एवोल्यूशन उनको बॉडी के बाहर निकलना है, वहाँ पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल थोड़ा सा कम हो जाता है. उस वजह से हम नंबर ऑफ गमीट्स ज़्यादा बनाते, तो नंबर ऑफ स्पोर्स भी हमने ज़्यादा बनाया. बट हम इधर बात करते हैं फीमेल में, तो फीमेल में फीमेल गमीट इज इनसाइड द फीमेल फ्लावर. जब वो इनसाइड द फीमेल फ्लावर है तो वहां पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हम एक रखेंगे. अगर हमें एक स्पोर बनाना तो कितना मदर स्पोर होगा हमारे पास, कितना मेगा स्पोर मदर सेल होगा? एक ही होगा. सो अमंग दीज मेनी स्पोरोजेनस टिश्यूज हमने एक सेल लिया which will act as megaspore mother cell. इतने सेल्स में कोई एक ही सेल एक्ट करेगा, MMC. MMC is megaspore mother cell. तो बाकी सारे क्या करेंगे? They are not useless, they will form nucellus. तो जब हमें पता है कि हमारा मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर के बाद मेल गमीट बनेगा, गमीटोफाइट बनेगा, तो हमें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी. उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों के पास फूड रिजर्व होता है, दैट इज द न्यूसेलस. क्लियर? तो अगर हम मेगास्पोर, ओके, दो और लेबलिंग इधर ही कर लेते हैं. अगर ओवरी को इस पोजीशन में रखते हैं
तो हम लोगों के पास दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, और इसके ऑपोजिट साइड होता है हम लोगों के पास चलाजिल एंड। और आप देख सकते हो कि ये जो एमएमसी है उसका फॉर्मेशन किस एंड के तरफ हो रहा, तो इट इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो हम आते हैं, वी हैव, ये हम लोगों का एक सेल जो चूज किया गया है अमंग मेनी सेल्स विच विल एक्ट एज मेगास्पोर मदर cell. This will act as megaspore mother cell, that is MMC. Apart from these megaspore mother cells, we have many other cells also around it which will act as, correct, which will act as nucellus. Clear? इन सबका प्लॉइडी क्या होगा? तो इन सबका प्लॉइडी होगा हम लोगों के पास 2n. Now, this megaspore mother cell will undergo division. डेफिनेटली कौन सा डिवीजन? क्योंकि हमें एक हैप्लॉइड स्पोर बनाना है, तो डिवीजन क्या होगा? डिवीजन विल बी मियोटिक डिवीजन. मियोसिस क्या होता? तो एक सेल इट विल फॉर्म 4 सेल्स. एक सेल डिवाइड करके कितने सेल्स बनाएगा? डेफिनेटली फिर से वही 4 सेल बनाएगा. दीज विल बी द मेगा स्पोर्स. इन सबका प्लॉइडी क्या होगा? इन सबका प्लॉइडी होगा हमारा n. नाउ अब हमें 4 स्पोर चाहिए क्या? नहीं, फिर से हम वही बात करेंगे कि हमें 4 स्पोर नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि फीमेल डेवलपमेंट है. फीमेल डेवलपमेंट में हम प्रिसाइज करते हैं इन एवोल्यूशन. यही एक एवोल्यूशन हुआ है कि नंबर ऑफ गमीट, नंबर ऑफ स्पोर हमने मिनिमाइज किया. तो आउट ऑफ दीज 4 द 3 मेगास्पोर्स विल डीजेनरेट. ये 3 मेगास्पोर डीजेनरेट कर जाएंगे एंड वी विल हैव ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर. वी विल हैव ओनली 1 फंक्शनल megaspore. Apart from this functional megaspore, ये तीनों होंगे मेरे degenerative megaspores. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट जिसमें हमें सिर्फ एक स्पोर बनता है, this is called monosporic development. इसे हम बोलते हैं monosporic development, एक स्पोर का डेवलपमेंट. क्लियर? So now we are ready with one functional megaspore. तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? हमने स्टार्ट किया ओवरी से. ओवरी से हमने लिया ओव्यूल. ओव्यूल में हमने देखा कि बहुत सारे सेल्स हैं. उन सेल्स में एक को चूज किया गया विच विल बी एक्टिंग एज मेगास्पोर मदर सेल. वो मेगास्पोर मदर सेल इट वेंट थ्रू मियोटिक डिवीजन. उस मियोटिक डिवीजन के बाद हम लोगों के पास 4 मेगास्पोर्स बने. आउट ऑफ दोज 4 मेगास्पोर्स हमने सेलेक्ट किया 1 functional megaspore. That means the other 3 will be degenerated. So this one functional megaspore will now, अब जैसे मेल में हुआ एग्जैक्टली सेम, वहां पर भी हमें मियोटिक डिवीजन देखने को मिला. स्पोर में जो पॉलन बना था उसमें माइटोटिक डिवीजन. ये n है ना, दिस इज n, दिस इज n. n है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा. जैसे वहां पर हमें 2 सेल्स मिले थे, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव. फिर जेनरेटिव में एक और माइटोटिक डिवीजन हुआ था जिससे हमें 2 मेल गमीट्स मिले थे. वैसे ही कुछ माइटोटिक डिविजन्स अभी हम यहां पर करेंगे. सो वी विल हैव 3 माइटोटिक डिवीजन. देयर विल बी अ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन. इस
फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में एक सेल, बट there will be two nuclei, but this is not surrounded. This karyokinesis is not followed by cytokinesis. ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं इसको. यहाँ पर सिर्फ हमें न्यूक्लियर डिवीजन मिल रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा. आफ्टर दिस देयर बी, यहाँ पर फिर हमें मिलेगा एक सेकेंड माइटोटिक डिवीजन. After the second mitotic division, we will have 4 nuclei, and again there will be a third mitotic division. So it will have third meiotic division, जिसमें हमें 4 के बाद 8 न्यूक्लियस मिलेंगे. क्लियर? नाउ आफ्टर कैरियोकाइनेसिस वी हैव साइटोकाइनेसिस. तो यहाँ पर जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ओनली 6 सेल्स विल हैव सेल वॉल अराउंड देम, और जो बाकी के 2 न्यूक्लियस हैं इट विल नॉट बी हैविंग सेल वॉल अराउंड देम. कहने का क्या मतलब है कि डिवीजन होने के बाद, फर्स्ट डिवीजन के बाद हमें 2 न्यूक्लियस मिला, सेकेंड डिवीजन के बाद 4 न्यूक्लियस, थर्ड डिवीजन के बाद 8 न्यूक्लियस. न्यूक्लियस तो हमें 8 मिल गए, लेकिन क्या हर एक न्यूक्लियस के अराउंड सेल फॉर्मेशन हुआ? नहीं. यहाँ पर जो 2 न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई हैं, उनके अराउंड हमें सेल वॉल नहीं मिला. तो दिस कंडीशन इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज. 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज. कहाँ से 8? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस. लेकिन जब सेल की बात करें तो ये 6 सेल्स और ये बड़ा वाला बिग सेंट्रल सेल, दैट इज ओनली 7. क्लियर? दिस स्टेज इज कॉल्ड embryo sac, and this embryo sac is our female gametophyte. अगर हम मेल में सेम स्ट्रक्चर बात करें तो वो क्या था? तो वो था हमारा पॉलन ग्रेन, जहां पर माइटोटिक डिविजन्स हो रहे थे और वो फिर गमीट बनाता. बट दिस इज फीमेल गमीटोफाइट इज आर एम्ब्रायो सैक. इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बढ़िया से. तो दिस इज आवर एम्ब्रायो सैक, मैच्योर एम्ब्रायो सैक, जिसमें हमें 3 सेल्स एक एंड पर मिलेंगे, 3 सेल्स ऑपोजिट एंड पर मिलेंगे, और 2 न्यूक्लियाई सेंटर में मिलेगा. जब हम इसको नेमिंग करने जाएंगे तो दिस इज आवर चिलाजिल एंड एंड दिस विल बी द माइक्रोपाइलर एंड. अकॉर्डिंग टू द एंड्स ही हम सेल का पोजिशनिंग करेंगे. टुवर्ड्स द चिलाजिल एंड वी हैव 3 हैप्लॉइड सेल्स, जिनको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स. क्लियर? And towards the micropylar end we have 3 cells, among which the outer 2 will be called synergid and the center one will be the hero cell, that is our female gamete, that is egg. This big cell is called central cell, and the nuclei in the big cell, it is called polar nuclei. Clear? So we have 3 cells towards the micropylar end, we have 3 cells towards the chalazial end. The cells towards the chalazial end are called antipodal cells. जो सेल micropylar end की तरफ है उनमें बाहर के साइड जो 2 सेल है उनको हमने बोला synergid. सिनर्जिड में यूं हमें
फिलीफॉर्म अपैरेटस देखने को मिलता। द पिंक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस। इसका काम क्या होता? तो इसका काम हमें फर्टिलाइजेशन के दौरान देखने को मिलेगा। ये जो मेल गमीट आएगा, जब हमारे पास मेल गमीट एंटर करेगा तो ये मेल गमीट को गाइड करेगा। सो इट विल गाइड द मेल गमीट। क्लियर? synergids will be around the haploid female gamete। बीच में हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे N and N। So the central cell having two polar nuclei and three cells at the antipodal chalazal end, which are known as antipodal cells, and 3 cells towards the micropylar end. So this is the structure। ये किस चीज का स्ट्रक्चर रेडी हुआ? So this is the structure of our mature embryo sac। What is the functional name of embryo sac? So our embryo sac is known as female gametophyte। इसका काम किसके सिनोनिमस है? इसका काम है पोलर pollen grains के synonymous, that those were male gametophyte। embryo sac है आपका female gametophyte। This is the mature stage। कितने cells हैं? फिर वही 7 cell stage। कितने nucleus हैं? 8 nucleated stage। Clear? Now ये है हमारा ovule। These are the 2 layers of protective covering integument। ये वाला कौन सा end हुआ? This is the micropylar end। ये कौन सा end हुआ? This is the chalazal end। इसके अंदर है हमारा एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक में सेल्स का प्लेसमेंट कैसे है? अभी हमने देखा 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे, बीच वाला सेल इज द एग, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर और किस चीज का अरेंजमेंट है? तो वी हैव द अरेंजमेंट ऑफ द अदर सेल्स अराउंड इट एंड दिस इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे? इट विल बी नोन एज nucellus। Clear? So this is the structure of a mature ovule when it is ready to be fertilized। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? तो we have funicle, we have hilum, micropylar end, chalazal end। In between that there is a female gametophyte। जिस फीमेल gametophyte में हमारे पास 7 celled 8 nucleated stage है। This is the female gamete which is haploid in stage। Clear? So this completes the formation of female gamete। This step is called megasporogenesis। This step is called megasporogenesis। A quick revision, then we'll move on to the next topic। So this is the female part which consists of stigma, style and ovary। When there is only one female reproductive part in a flower, it is called monocarpillary। More than one, polycarpillary। Polycarpillary, if the all the pistils are fused, it is called syncarpus, example papaver। If they are free, example epocarpus, example michelia। Coming to the ovule, coming to the ovary magnification, we have inside the ovary we have ovule which is attached to the ovary via funicle, placenta,
ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वी हैव टू प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स, वी हैव चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। अगेन जब हम मेल से फीमेल का कंपेयर करेंगे तो मेल फॉर्मेशन में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सारे के सारे सेल्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पार्ट ले रहे थे, बट ओवर हेयर ओनली वन सेल विल बी टेकिंग पार्ट इन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विच विल बी द MMC, megaspore mother cell. So in megasporogenesis we have one megaspore mother cell जो meiotic division से 4 cells बनाएगा haploid, which will be called the megaspores. Among these 4 megaspores we will be selecting only one as the functional megaspore. Apart from these the 3 will be degenerated. जो हमने select किया functional megaspore में उसमें 3 mitotic divisions होंगे. After 3 mitotic division there will be 7 cells, 8 stelled, 8 nucleated stage. This is the structure of a mature female gametophyte or an embryo sac. 3 सेल नीचे 3 ऊपर, चलाजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे हमारा एग प्लेस्ड होगा, चलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स होंगे। दिस फीमेल गमीट एंड synergid, this set of the 3 cell, this is called egg apparatus. वेरी सिंपल, क्यों इसे एग अपैरेटस कहते हैं? क्योंकि इसमें एग है। सो ये है फाइनल स्ट्रक्चर हमारे ओव्यूल का विच इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। बीच में एग का प्लेसमेंट है, 2 सिनर्जिड्स हैं, एंटीपोडल सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई, सारे डिविजन्स कंप्लीट हैं एंड दिस इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही पॉलिन ग्रेन आएगा, मेल गमीट वो अंदर करेगा, वी विल बी हैविंग फर्टिलाइजेशन ओवर हेयर। क्लियर? मूविंग ऑन टू द फर्दर टॉपिक। तो फिर से हम देखते हैं हमने किया क्या। व्हेन वी वर गोइंग टू द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन में हमने मेल गमीट तक बना लिया। वी हैव मेल गमीट इन आवर हैंड रेडी। अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया फीमेल गमीट फॉर्मेशन, सो वी हैव फीमेल गमीट इन आवर हैंड रेडी। अब नेक्स्ट स्टेप होगा प्री फर्टिलाइजेशन के बाद वी विल बी गोइंग टू फॉर फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। तो पहले मेल गमीट को फीमेल गमीट पे आने देंगे तब तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस टू दिस इज द पॉलिनेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी pollination. What is pollination? In simple terms, pollination is transfer of, क्या ट्रांसफर होगा? मेल गमीट तो नहीं निकलेगा डायरेक्टली, गमीट गमीटोफाइट के साथ निकलेगा, दैट इज पॉलिन के साथ निकलेगा। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स कहाँ से? एंथर से। एंथर डेसिकेट होता है, आपको लास्ट क्लास याद होगा, ये हमारा एंथर था। एंथर में ये वाला पार्ट और ये पार्ट ब्रेक कर रहा है और जितने भी हमारे पॉलिन थे वो इधर से निकल रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू कहाँ जाएगा? तो हमारा फीमेल गमीट किधर प्रेजेंट है? फीमेल गमीट प्रेजेंट है स्टिग्मा के बाद, स्टाइल के बाद ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर। तो टू द stigma. Transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower is called pollination. This is the definition for pollination. Anther से निकलकर stigma तक आने को हम कहते हैं pollination. So pollination can be of पॉलिनेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या 2 तरीके के हो सकते हैं? फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ मतलब अपने में ही, क्रॉस मतलब
दूसरे प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. पहले को कहते हैं ऑटोगैमी and the second is called geitonogamy, and cross pollination is called xenogamy. Autogamy and geitonogamy and xenogamy. Understanding these with the help of a simple diagram. एक प्लांट है, उस पे मैंने एक फ्लावर लिया. इसी फ्लावर का ये है मेल पार्ट एंथर, और इसी फ्लावर पे द पिंक वन ये है मेरा फीमेल पार्ट. अगर सेम फ्लावर के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में ट्रांसफर होता है, दिस इज कॉल्ड ऑटोगैमी. क्लियर? ऑटोगैमी मतलब उसी फ्लावर के मेल के एंथर से निकलकर पॉलन फीमेल के स्टिग्मा पे पहुंच रहा है. सेकेंड इज गीटनोगैमी. गीटनोगैमी इज प्लांट हमने एक ही रखा बट हमने फ्लावर दो ले लिए. एक फ्लावर में हमने मेल पार्ट रख लिया एंड सेकेंड फ्लावर इज द फीमेल पार्ट. अब यहां ट्रांसफर हो रहा है मेल ऑफ द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट. प्लांट एक ही है. कमिंग टू द xenogamy, क्रॉस पॉलिनेशन है, मतलब डेफिनेटली आप दो प्लांट भी लोगे, और क्योंकि हमने दो प्लांट लिया तो आपका फ्लावर भी अलग अलग होगा. एक में हम लेते हैं मेल पार्ट और दूसरे प्लांट में लेते हैं फीमेल पार्ट. यहां पर एंथर दूसरे प्लांट का है, स्टिग्मा दूसरे प्लांट का है, बट स्पीशीज ऑब्वियसली सेम होंगे. So defining autogamy is what? Autogamy is transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower of the same plant. Geitonogamy, transfer of pollen from the anther of one flower to the stigma of the another flower but of the same plant. And xenogamy, transfer of pollen from the anther of one flower of one plant to the stigma of another flower of a different plant of the same species. Clear है? क्या कंडीशंस इसमें रेगुलेट कराते हैं? तो सिंपली दिस शुड टेक प्लेस इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ये किसमें होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर में. गीटनोगैमी किसमें होगा? In which the flowers are unisexual but the plant is bisexual. एक ही प्लांट पे हमें दोनों सेक्सेस देखने को मिल रहे हैं, मेल एंड फीमेल, बट द फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल. एंड xenogamy will be taking place in the flowers which are unisexual and also the प्लांट इज यूनिसेक्सुअल. उस पूरे प्लांट में ही आपको दूसरे सेक्स का फ्लावर नहीं मिलता. मेल प्लांट, दिस इज द मेल प्लांट एंड दिस इज द फीमेल प्लांट, बट दिस इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट एंड दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इटसेल्फ. क्लियर? नाउ सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑटोगैमी? ऑटोगैमी के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? पहला कि हमारा जो फ्लावर होना चाहिए दैट शुड बी बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब हमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स उसमें सेम में मिलने चाहिए. दूसरी बात, अच्छा, आवर फ्लावर कैन बी ऑफ टू टाइप्स ना, क्लीस्टोगैमस and chasmogamous.
क्लिस्टोगैमस मतलब क्लोज्ड फ्लावर एंड कैस्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर। क्लोज फ्लावर मतलब जिसकी पंखुड़ियां बंद होंगी। अगर पंखुड़ियां बंद है तो ऑब्वियसली उसका जो मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट है वो किस पर होगा, वो अंदर होगा, वो एक्सपोज नहीं होगा। अगर हम ऐसा बनाते हैं तो दिस इज द फीमेल पार्ट, तो ये उसका मेल पार्ट है, ये बंद है तो इसके पास चांस ही नहीं है कहीं बाहर जाने का, तो ये ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेट ही करेगा। बट ओपन फ्लावर मतलब ये पंखुड़ियां हैं, तो ये मेरा फीमेल पार्ट है और ये मेरा मेल पार्ट है, ये भी एक्सपोज्ड है, ये भी एक्सपोज्ड है। क्लियर? सो क्लिस्टोगैमी या क्लिस्टोगैमस फ्लावर में अपार्ट फ्रॉम ऑटोगैमी हमें और कोई चांसेस नहीं होते और कोई ऑप्शंस नहीं होते। सो इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब क्लोज्ड फ्लावर्स ओनली वन टाइप ऑफ पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस, दैट इज ऑटोगैमी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे वायोला, ऑक्सालिस, ये वैसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमें दोनों तरीके के फ्लावर देखने को मिलते हैं, क्लोज फ्लावर भी और ओपन फ्लावर भी। तीसरी, अगर एक फ्लावर है तो ये एंथर और ये स्टिग्मा, अगर एंथर से स्टिग्मा पे मेरा पॉलन गया और वो कंपैटिबल ही ना हो तो क्या ऑटोगैमी होगा? नहीं। सो ऑटोगैमी के लिए हमें एक कंडीशन नेसेसरी है, दैट जो पॉलन रिलीज है एंड जो स्टिग्मा सेंसिटिविटी है या स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है, दीज टू शुड बी सिंक्रोनाइज्ड, ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। मतलब जिस समय मेरा पॉलन रिलीज हो रहा है उसी समय स्टिग्मा पॉलन लेने के लिए रेडी होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सो फॉर ऑटोगैमी डू वी नीड एनी टाइप ऑफ पॉलिनेटर? क्या हमें यहाँ पर पॉलिनेटर की आवश्यकता है? सो नहीं, वी डू नॉट नीड पॉलिनेटर्स की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट इज गीटिनोगैमी। व्हाट इज गीटिनोगैमी? तो ये है सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। तो सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर है। क्या यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से पॉलिनेटर्स की जरूरत होगी? तो यस, ये फंक्शनली बिल्कुल ही जीनोगैमी के जैसा है। क्यों मैं बोल रही हूँ फंक्शनली जीनोगैमी के जैसा है? बिकॉज इट नीड्स पॉलिनेटर, इसको पॉलिनेटर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मैं जेनेटिकली बात करूं, अगर हम लोग बोलें कि जेनेटिकली ये कैसा है, तो जेनेटिकली ये बिल्कुल ऑटोगैमी जैसा है, क्योंकि भले फ्लावर अलग है लेकिन प्लांट क्या है? प्लांट तो सेम ही है ना। तो सेम प्लांट है तो उसका जीन कॉन्स्टिट्यूएंट भी सेम होगा, पॉलन जिस फ्लावर से निकला है उसके जीन्स वही हैं जिस प्लांट का स्टिग्मा है। तो किस हद पे हम बोल सकते हैं कि वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा? वो नहीं होगा। मतलब जेनेटिकली ये ऑटोगैमी जैसा है कहने का मतलब कि इट विल बी जेनेटिकली सिमिलर टू द नेक्स्ट इज जेनोगैमी। जेनोगैमी का मतलब कि यहां पर अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। बट स्पीशीज सेम, सेम स्पीशीज। क्यों? क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज में आपका पॉलन कंपैटिबल ही नहीं होगा। इन कंडीशंस में वी हैव अ नीड ऑफ पॉलिनेटर्स, हमें पॉलिनेटर्स चाहिए। और दूसरा, जो मेरा एंथर होगा
उससे जो पॉलन निकलेगा और जो स्टिग्मा पे पॉलन जाएगा वो दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होंगे. सो दिस विल लीड टू वेरिएशन. इससे हमें चांसेस हैं कि वेरिएशन हो जाए. So we have three types of pollination: autogamy, geitonogamy and xenogamy. For some pollinations we needed agents, for some pollination we did not need agent. So the agents of pollination, we have two types of agents of pollination. They can be the abiotic agents or they can be biotic agents. Abiotic agent, those which are non-living, जैसे wind, water. Abiotic means it can be insect. Insect में you have bee, you have butterfly, we have moth. Apart from insect, there are many birds which are pollinators, there are bats which are pollinators, there are snakes which are pollinators. Sometimes humans also act as pollinators. So these are the biotic agents. Definitely biotic agent abiotic agent से ज़्यादा है. Abiotic agent में which is the major agent? Wind, क्योंकि it is for many plants. जो प्लांट्स विंड से पॉलिनेट होते हैं इसको हम कहते हैं अनेमोफिली. वाटर वाले, वाटर टर्म इज हाइड्रो, सो इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. क्लियर? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एजेंट, वो डिपेंड करता है कि एजेंट कैसा है तो आपका मॉडिफिकेशन कैसा होगा. हम बात करते हैं विंड पॉलिनेशन की. सो इन विंड पॉलिनेशन क्या क्या फीचर्स होंगे उस फ्लावर के, उस पॉलिन का, कि वो विंड से पॉलिनेट हो रहा. तो इसके एग्जाम्पल में आता है आपका कॉर्न कॉब. इसके पॉलिन कैसे होंगे, इसका स्टिग्मा कैसा होगा, इसका एंथर कैसा होगा, इसके फ्लावर में क्या मॉडिफिकेशंस होगा. पॉलिन, विंड पॉलिनेशन की बात करें तो जो हमारा पॉलिन होना चाहिए वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए. अगर लाइट होगा तो ही वो हवा के साथ उड़कर जाएगा, अगर हैवी होगा तो वो हवा के साथ उड़कर नहीं जाएगा. दूसरी बात, वो स्टिकी होना चाहिए या नॉन स्टिकी. सो डेफिनेटली इट शुड बी नॉन स्टिकी. क्यों नॉन स्टिकी? क्योंकि अगर वो स्टिकी होगा तो वो कहीं भी जाकर स्टिक कर जाएगा और वो वेस्टेज है. एंड शुड इट बी लेस इन नंबर और मोर इन नंबर? सो डेफिनेटली इट शुड बी मोर इन नंबर, क्योंकि जितना वो हवा के साथ उड़ेगा उतना ही लॉस है, उतना ही लेस फर्टिलिटी है उस पर्टिकुलर पॉलन का, प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए ज़्यादा नंबर में होगा तो बढ़िया रहेगा. स्टिग्मा कैसे होना चाहिए हमारा? तो स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज्ड. सबसे पहली बात कि वो एक्सपोज्ड होना चाहिए, वो बाहर निकला हुआ होना चाहिए. और साथ ही में इट शुड बी स्टिकी, क्योंकि हमारा पॉलन तो नॉन स्टिकी है, तो उसको अगर आके स्टिग्मा पे चिपकना है तो स्टिग्मा को स्टिकी होना चाहिए. एंड ऑल्सो इट शुड बी एक्सपोज्ड, वो फ्लावर से बाहर निकला होना चाहिए ताकि वो जैसे ही पॉलन आए वो उसको चिपका ले. एंथर की बात करें तो इट शुड ऑल्सो बी एक्सपोज्ड, वो भी बाहर निकला होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हवा आएगा, अगर एंथर फ्लावर के अंदर है तो वो कैसे उसको हवा से पॉलन लेकर जाएगा, बट अगर वही एंथर मेरा बाहर है तो हवा आया, पॉलन को लेकर चला गया. क्लियर? फ्लावर की बात करें तो फ्लावर शुड बी स्मॉल, छोटे छोटे फ्लावर्स होने चाहिए. यहाँ पर कुछ भी हमें अट्रैक्टिव नहीं बनाना फ्लावर को. इंसेक्ट जब बात करेंगे तो हम फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाएंगे, तो यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो स्मॉल होंगे. एक साथ गुच्छे में मिलेगा, हमें क्लस्टर में मिलेगा फ्लावर. जितना ज़्यादा फ्लावर होगा, जितने भी हमारे ये होंगे फ्लावर के पिस्टल्स होंगे, सारे इन्फ्लोरेसेंस में मिलेंगे
ताकि एक बार में अगर हवा पॉलन लेकर आ रहा है तो एक बार में सारा पॉलिनेशन हो जाए। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट आते हैं वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन वही चीज है जो अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म की बात करें, जैसे ये तो हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, बट अगर हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या थैलोफाइटा की बात करें तो उनमें पानी से ही सब होता था ना, गमीट्स पानी में ही मिल रहे हैं, तो ये वाटर पॉलिनेशन इज द सेम। वाटर पॉलिनेशन पढ़ने के पहले हम देखते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। वाटर प्लांट्स दो तरीके के होते, एक जो पानी में रहते हैं और पानी में ही पॉलिनेट करते, दूसरा दे लिव इन वाटर बट पॉलिनेशन इज बाय एयर। पॉलिनेशन पानी नहीं कर रहा बल्कि विंड कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका वाटर लिली। तो ये इनका जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का वो पानी के सतह पे होता है, तो पॉलिनेशन हवा से हो रहा, भले ये पानी में है बट पानी से पॉलिनेशन नहीं हो रहा। दूसरे जिनमें वाटर ही पॉलिनेटिंग एक मीडियम होगा। ये दो तरीके के होंगे, एक जो पानी के सतह पे रहेंगे और दूसरा जो पानी के अंदर रहेंगे, सबमर्ज्ड रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है वैलिशनेरिया, और जो सबमर्ज्ड होंगे उसका एग्जाम्पल है सी ग्रास, दैट इज ज़ोस्टेरा। एक बार देखते हैं वाटर पॉलिनेशन के जो प्लांट्स होंगे उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस या फीचर्स है। वाटर के सरफेस पे ये ऐसा फ्लावर बिल्कुल सरफेस पे आ गया, और दूसरा सबमर्ज्ड है, मतलब पानी के नीचे में है ये फ्लावर। ठीक है, दिस इज वैलिशनेरिया एंड दिस इज ज़ोस्टेरा। यहां पर फ्लावर कैसा है मेरा, तो फ्लावर इज विथ इलोंगेटेड स्टॉक। फ्लावर का जो स्टॉक है वो इलोंगेटेड है, लंबा सा है। दूसरी बात, पॉलन का ट्रांसफर कैसे होगा, तो पॉलन का ट्रांसफर पानी के ऊपर होगा। पानी के ऊपर से ये मेल फ्लावर है, पॉलन लेकर फीमेल फ्लावर तक जाएगा पानी के सरफेस पर ही। इसमें कोई खास पानी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जब हम अंदर की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे पॉलन पानी में रहेगा। तो जब पॉलन पानी में है तो इस पॉलन के ऊपर हम एक एक्स्ट्रा कोटिंग लगाते हैं। दिस कोटिंग इज कॉल्ड म्यूसिलाजिनस कोटिंग। एक ये फीचर है। दूसरे नंबर में ये भी ज्यादा होंगे, इनका भी नंबर कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्या ये जो फ्लावर्स होंगे वैलिशनेरिया के या ज़ोस्टेरा के, क्या इन फ्लावर्स में हमें नेक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या इनमें ये फ्लावर्स बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव बड़े बड़े होंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन में फ्लावर कैसा होगा, पॉलन कैसा होगा और स्टिग्मा कैसा होगा। फ्लावर कैसे होंगे, तो फ्लावर लार्ज होंगे क्योंकि उसको इंसेक्ट को अपने ऊपर बिठाना है, उसको एकोमोडेशन देना है। दूसरा, उसमें नेक्टर होगा ताकि वो इंसेक्ट के लिए एक रिवॉर्ड की तरह काम कर सके, फूड की तरह काम कर सके। उसमें फ्रेग्रेंस होगा, जो मेरा फ्लावर होगा वो फ्रेग्रेंट होगा, खुशबूदार होगा ताकि वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके।
और फिर से वही अट्रैक्टिव एजेंट, दैट इज जो नेक्टर होंगे वो कलरफुल होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। पॉलन कैसा होगा? तो पॉलन छोटा ही होगा, बट इट शुड बी स्टिकी, so that as the insect comes it should stick in the leg of the insect. स्टिग्मा भी कैसा होगा? तो स्टिग्मा भी हमारा स्टिकी होना चाहिए, ताकि जैसे ही इंसेक्ट स्टिग्मा पे बैठे वो उसको पॉलिनेट कर दे। इसका एग्जाम्पल है अमोर्फोफेलस एंड यक्का। यक्का के बारे में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। यक्का का जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो है मॉथ, और इन दोनों का इस तरीके का म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सिम्बायसिस रिलेशनशिप है, कि अगर मॉथ ना हो तो यक्का का पॉलिनेशन नहीं होगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसकी ब्रीडिंग रुक जाएगी। एंड सेम, अगर यक्का नहीं होगा तो मॉथ भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो व्हाट आर द रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर्स? हमें रिवॉर्ड्स क्या मिल रहा है? जो भी इंसेक्ट पॉलिनेट कर रहे हैं उनको कुछ रिवॉर्ड देंगे तब तो वो आएंगे ना। तो पहला उनको नेक्टर मिल रहा है, नेक्टर जो वो फूड की तरह ले लेंगे। दूसरा, उनको पॉलन ग्रेन्स भी मिल रहे, और बहुत सारे इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो पॉलन ग्रेन को भी फूड की तरह खाते हैं। एंड थर्ड इज, उनको एक सेफ प्लेस मिल रहा है, इंसेक्ट्स को बेसिकली, फॉर एग लेइंग। वो आराम से फीमेल गमीटोफाइट है उसके पास जाकर अपना एग लेकर देता है, और बिल्कुल सेफली अपने एग को ग्रो करवाता है। जैसे यहाँ से एग हैच होगा वो फिर इंसेक्ट बाहर निकल जाएगा। तो एक सेफ प्लेस दे रहा है एग लेइंग के लिए। सो दीज आर द रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेटर्स। सो पॉलिनेशन इज नॉट अ फेवर ऑन द फ्लावर, बल्कि पॉलिनेटर को भी उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है, वो उस रिवॉर्ड के लिए ही पॉलिनेशन करा। सो दिस इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। किसी एक का फेवर नहीं हो रहा, बल्कि दोनों को इक्वल एडवांटेज मिल रहा है इन चीज़ों से। सो दिस एंड्स द टॉपिक पॉलिनेशन।